गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ाया था, पर थोड़ा बेसिक जानकारी दी थी, पूरा डिटेल नहीं पढ़ाया था हमने इसके बारे में। आज देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो तरंगें प्राप्त होती हैं उन तरंगों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे पहले खोज की थी सन 1666 में न्यूटन ने, और उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रारंभ में ये देखा कि इसमें केवल दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। बाद की खोजों में ये पता चला कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश के अलावा अन्य प्रकार की तरंगें भी मौजूद हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी थी? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। और इस दृश्य प्रकाश में 7 रंगों की किरणें थी, जिनको हम बिबजौर या बैंजानी हप्पी नाला के नाम से जानते हैं। बैंगनी, जामुनी, हरा, बैंजानी, माने बैंगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, हरा मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, और ना का मतलब लाल। ठीक है ना? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैंजानी, हप्पी, नाला, 3 2 5 2 7 रंग होंगे। 7 रंग की किरणें थी जो इंद्रधनुष में भी दिखती हैं आपको, या प्रिज्म से पार निकलने वाला जो प्रकाश होता है उसमें भी हमको 7 रंग की किरणें दिखती हैं। उस घटना को हम क्या कहते हैं कि सूर्य प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। वर्ण विक्षेपण में दिखते हैं हमको 7 रंग के प्रकाश। तो न्यूटन ने सोचा सन 1666 में कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य का प्रकाश मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग, कि इसमें केवल 7 रंग की किरणें होंगी। बाद की खोज से पता चला कि उन 7 रंगों की तरंगों के अलावा अन्य प्रकाश तरंगे भी या अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगे भी स्पेक्ट्रम में मौजूद है। स्पेक्ट्रम की परिभाषा क्या थी कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में अगर हम तरंगों को रखें तो ऐसा पैटर्न स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी स्पेक्ट्रम में क्या होंगी? तरंगे या तो बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में होंगी या तरंग दैर्घ्य के घटते हुए क्रम में। आप ऐसा भी कह सकते हैं, आवृत्ति के रूप में भी कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की तरंगे अगर आवृत्ति के घटते या बढ़ते हुए क्रम में रखी जाए तो इस प्रकार से प्राप्त पैटर्न स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है ना? तो उसमें आरोही या अवरोही क्रम में तरंग दैर्घ्य के आरोही या अवरोही क्रम में या आवृत्ति के आरोही या अवरोही क्रम में प्राप्त पैटर्न स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है ना? तो उसी के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे। आज हम विद्युत चुंबकीय तरंग में जो स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, उसमें सबसे पहले देख रहे हैं गामा तरंगों को। गामा तरंगें गामा रेस, ये इसका चिन्ह है गामा तरंगों का। तो गामा किरणें या गामा तरंगें किसे कहते हैं? इनकी तरंग दैर्घ्य क्या है? तो गामा तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है वो है इनकी तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रकट करते हैं। तरंग दैर्घ्य की परिभाषा क्या है? एक आवर्त काल में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है ना? तो तरंग दैर्घ्य है गामा किरणों की 10⁻³ एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है? एक चीज याद रखना, किसी तरंग का वेग इसको प्रकट करते हैं v से, तरंग दैर्घ्य इसको प्रकट करते हैं लैम्डा से, और आवृत्ति इसको प्रकट करते हैं f से। ठीक है? फ्रीक्वेंसी, इनमें क्या संबंध है? इनमें संबंध है वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। इसमें न्यूमेरिकल आता है, v वेग हो गया, f आवृत्ति हो गया, लैम्डा क्या हो गया? तरंग दैर्घ्य। ठीक है? तो वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। इस पे सवाल आता है 1 नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है? अब यहां देखिए, तो गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य हो गई ये, और इस प्रकार से हम गामा किरणों की आवृत्ति भी निकाल सकते हैं इस सूत्र से। गामा इनके लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों में जितनी भी तरंगें आएंगी, जितनी पढ़ेंगे आप, सबके लिए वेग v किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा किसके बराबर?
सी के बराबर, क्योंकि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? सी। सी मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग। क्या मान होता है इसका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप एफ का सूत्र इससे निकालेंगे, इस पर आएंगे न्यूमेरिकल। सी बराबर एफ लैम्डा। सी मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸। यहां से एफ बराबर क्या आएगा? सी अपॉन लैम्डा। ठीक हो गया ना? तो इससे जो है आपका जो आएगा ये आ गया था 3 × 10⁻21 से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक। ठीक हो गया ना? इतनी क्या होती है इनकी इतनी आवृत्ति होती है। ठीक हो गया? इतना हर्ट्ज इसका मात्रक है आवृत्ति का। ठीक। अब खोज किसने की इनकी? तो इनकी खोज की क्यूरी और हेनरी बैकरल ने। तो बैकरल, इन किरणों को बैकरल किरणें भी कहा जाता है। तो बैकरल, ठीक है, हेनरी बैकरल और क्यूरी, इन्होंने अलग अलग प्रयोगों के द्वारा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन किरणों की खोज की। खोज कर रहे थे वो रेडियो एक्टिवता पे, तो उसी में ये किरणें भी निकली। अब ये किरणें उत्पन्न कैसे होती हैं? तो ये किरणें उत्पन्न होती हैं एक तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में। किसमें? नाभिकीय अभिक्रियाओं में। नाभिक के अंदर होने वाली अभिक्रिया, जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, इनमें वो क्रियाएं होती है नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में गामा किरणों की उत्पत्ति होती है। और दूसरा, रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक के अंदर से इन किरणों की उत्पत्ति होती है। ठीक है? रेडियो एक्टिव पदार्थों से या रेडियो धर्मी पदार्थों से। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो स्थायी नहीं है। ठीक है? उन पदार्थों के नाभिक के अंदर से स्वतः ही कुछ विशेष प्रकार की किरणें बाहर निकलती रहती हैं। कौन सी किरणें? या तो अल्फा गामा किरणें या बीटा गामा किरणें। ठीक है? तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो धर्मी पदार्थ। इसके बारे में आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिकों के अंदर से कौन सी किरणें निकलती हैं? गामा किरणें। इनके साथ या तो अल्फा किरणें निकलेंगी या बीटा किरणें भी निकलेंगी। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि अल्फा बीटा एक साथ निकले, ऐसा नहीं होता है। अल्फा गामा निकलेगी या बीटा गामा निकलेगी। ठीक हो गया? अब देखिए इनका उपयोग क्या है। तो इनका उपयोग है कि ये जो किरणें हैं इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इनकी भेदन क्षमता क्या होती है? अत्यधिक होती है। भेदन क्षमता अत्यधिक है। तो अत्यधिक भेदन क्षमता होने के कारण इन किरणों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है? कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में इन किरणों का उपयोग किया जाता है। ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, आयनन करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है? भले कम करती हैं अल्फा बीटा किरणों की तुलना में, पर करती जरूर हैं। तो क्या करती हैं? ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। ठीक है? और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित, फोटोग्राफिक प्लेट पर अपना प्रभाव डालती हैं। फिर गैसों को आयनित करती हैं। कम मात्रा में करती हैं पर करती जरूर है। ठीक है? ये इसके गुण भी है। और अत्यधिक भेदन क्षमता होती है इनकी। भेदन क्षमता उसकी ज्यादा होगी जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी। देखिए एक सूत्र है, ऊर्जा E बराबर, या तो लिखिए H न्यू। ठीक है? H न्यू। तो ये न्यू मतलब आवृत्ति श्रेष्ठ। ये क्या है? आवृत्ति। इसके लिए हमने यहाँ पर F लिखा है, तो न्यू को आप F भी लिख सकते हैं। तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी भेदन क्षमता भी ज्यादा होगी। या ऐसा लिख दीजिए E बराबर H C अपॉन लैम्डा।
c प्रकाश का वेग हो गया, h प्लांक स्थिरांक हो गया, लैम्डा क्या तरंगदैर्घ्य, लैम्डा हर में रखा है। जिसके लिए लैम्डा का मान जितना कम होगा, जिस तरंग के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा कम होगी, उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य बहुत कम है, ये तो बहुत कम तरंगदैर्घ्य है, इसलिए इनकी भेदन क्षमता क्या है, अत्यधिक है। ठीक है ना। अब देखिए अगला एक्स किरणें। क्या है अगला, दूसरा एक्स किरणें। एक्स किरणें, ये जो गामा किरणों की खोज है, ये सन 1896 में हेनरी बेकरल ने की थी, 1896 में। ठीक है। अब एक्स किरणों की खोज है जो एक्स रेज, एक्स किरणें, ये खोज, इसकी खोज किसने की थी, तो सन 1895 में रंजन, प्रोफेसर रंजन, इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। और उस समय जब इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी, तो उससे पहले एक्स किरणों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो इन किरणों को उन्होंने नाम दिया था शुरू में अज्ञात किरणें। एक्स का मतलब शुरुआत में अज्ञात से था, इसके गुणों के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था उस समय, तो अज्ञात किरणें भी कहा गया इनको शुरू में। ठीक है। तो एक्स किरणें खोजकर्ता कौन है इसके, प्रोफेसर रंजन, सन 1895 में। इन किरणों की जो तरंगदैर्घ्य है, इनकी तरंगदैर्घ्य होती है 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। मैं यहाँ पर जो विद्युत चुंबकीय तरंग में का जो स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में जो हम कौन सी तरंगें पढ़ा रहे हैं, हम ऐसी तरंगें पढ़ा रहे हैं तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में। पहली वाली तरंगदैर्घ्य, पहली वाली गामा किरणें थी, उनकी तरंगदैर्घ्य इससे कम थी। अब जो नई तरंग आप पढ़ रहे हैं, उसकी तरंगदैर्घ्य पहले से अधिक है। तो हम तरंगदैर्घ्य आरोही क्रम में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब अगर तरंगदैर्घ्य आरोही क्रम में पढ़ा रहे हैं, तो आवृत्ति के अवरोही क्रम में पढ़ा रहे हैं। आवृत्ति घटते हुए मिलेगी आपको, तरंगदैर्घ्य बढ़ते हुए मिलेगी, उल्टा गुण होगा दोनों। तो तरंगदैर्घ्य ये होती है इसकी। ठीक है। अब आप इसकी आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो आवृत्ति के लिए फिर सूत्र वही, C बराबर F इंटू लैम्डा। आपने सूत्र पढ़ा था ना, V इक्वल टू F लैम्डा। V के पे क्या लिख दिया, C, और F के स्थान पर F, लैम्डा के स्थान पर लैम्डा। F बराबर C अपॉन लैम्डा। अब देखो C के स्थान पर क्या रख दो, 3 गुणा 10 की घात 8। अब लैम्डा का मान पहले ये वाला 1, तो 1 क्या है, एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में रखना, मीटर में 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की घात ऋण 10। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हम क्या लिखेंगे, 10, 1 गुणा 10 की घात 10, ये मीटर में आ गया। ठीक है। अब यहां से F का मान जो आएगा, कितना आएगा भाई, ये हो गया 3 गुणा 10 की घात 18 हर्ट्ज। ठीक हो गया ना। तो ये आपका आ गया 3 गुणा 10 की घात 18 हर्ट्ज से, इस हर्ट्ज से कितने। अब अगली बार क्या रखो, अगली बार ये वाली तरंगदैर्घ्य तो 100। तो 100 का मतलब क्या है, 10 की घात 2, इतना एंगस्ट्रॉम। तो इसको भी मीटर में बनाइए, इसको मीटर में बनाने क्या करेंगे, 10 की घात ऋण 10 से गुणा कर देंगे। अब करो इसको सॉल्व, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 16। ठीक है ना। ये 10 की घात 10 और 2 ऋण 8 हो गया, ऋण 8 ऊपर जाके धन 8 हो जाएगा, 8 8 16 हो गया। ठीक है। तो 3 गुणा 10 की घात 16 हर्ट्ज। आप देख रहे हैं यहां पर आवृत्ति गामा किरणों की आवृत्ति से कम हो चुकी है। ठीक है ना। आपने अभी ये सूत्र पढ़ा था ऊर्जा का, E इक्वल टू क्या, hc अपॉन लैम्डा। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य गामा किरणों से क्या है, अधिक है। तो तरंगदैर्घ्य अधिक हो गया एक्स किरणों की, तो ऊर्जा एक्स किरणों की क्या हो जाएगी, गामा किरणों की तुलना में कम हो जाएगी। तो इनकी जो भेदन क्षमता है, एक्स किरणों की भेदन क्षमता ये कम होती है किससे, गामा तरंगों की भेदन क्षमता से। ठीक है। एक्स किरणों की भेदन क्षमता गामा किरणों की भेदन क्षमता से कम होती है तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण।
ठीक है। अब और ये क्या कर, इनका उत्पन्न कैसे होती है ये, तो इनकी उत्पत्ति किसी भारी नाभिक पर जब हम तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की बौछार करते हैं, ठीक है, भारी नाभिक पर तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की बौछार या टकराते हैं, तो इनकी उत्पत्ति कैसे होगी, किसी भारी तत्व या भारी नाभिक पर, भारी तत्व के नाभिक पर किसको टकराना है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों को। तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन की टकराहट से क्या होता है, ये किरणें उत्पन्न होती है। ठीक होगी ना। अब इसमें इनके उपयोग क्या है, तो एक्स किरणों के उपयोग आप जानते हैं। एक्स किरणों के उपयोग इसका, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, बहुत प्रचलित नाम है, एक्सरे कराना है, ठीक है ना। कभी हाथ में चोट लग जाती है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो आप एक्सरे कराते हैं सबसे पहले। तो एक्सरे में कौन सी किरणों का उपयोग होता है, एक्स किरणों का। रे का मतलब किरणें, ठीक है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक्स किरणों का उपयोग शरीर में टूटी हड्डियों का पता करने में होता है, ठीक है। एक्सरे फोटोग्राफी के द्वारा हम क्या करते हैं, एक्सरे फोटोग्राफी के द्वारा हम शरीर में हड्डियों के टूटने वाले स्थान का पता करते हैं कि हड्डी कहां पर टूटी है। ठीक हो गया। तो शरीर में हड्डी के टूटने के बारे में पता करने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। या शरीर में, जासूसी में इसका उपयोग होता है, ठीक है। कई बार जासूस में क्या उपयोग होगा, जैसे जो तस्कर स्मगलर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने शरीर के अंदर कुछ मूल्यवान वस्तुओं को छुपा के ले आते हैं, तो उन शरीर के अंदर छुपाई गई मूल्यवान वस्तुओं या धातुओं के बारे में भी हम एक्स किरणों से पता कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जैसे छर्रा लग गया, गोली लग गई, छर्रा लग गया, तो उसका भी शरीर में धंस गई कोई गोली, उसका पता भी हम किसके द्वारा कर सकते हैं कि वो गोली कहां धंसी है, इस चीज का पता भी हम एक्स किरणों के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक और उपयोग है इसका, क्रिस्टलों का अध्ययन करने में, क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करने में एक्स किरणों का उपयोग होता है। तो अगला उपयोग क्या है इसका, एक तो आपने क्या पढ़ा चिकित्सा में आपने पढ़ा कि हड्डियों के शरीर में टूटी हड्डी का पता करने के लिए, ठीक है, शरीर में गोली धंस गई कहीं पे, उस चीज का पता करने में, ठीक हो गया ना। और दूसरा किसमें, क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में, क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में, ठीक हो गया। जासूसी में, इन किरणों का उपयोग होता है, ठीक हो गया। और बाकी जो इसके गुण हैं वो गामा किरणों की तरह है कि ये क्या करती हैं, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, ठीक है। इनकी भेदन क्षमता ये गामा किरणों की तुलना में कुछ कम होती है, ठीक है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य इनकी बढ़ गई है। अब इसके बाद इसका कुछ हानिकारक प्रभाव है कि ये जो किरणें होती हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे एक्सरे बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, एक्स किरणों का उपयोग बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये जो है कोशिकाओं या ऊतकों के लिए ज्यादा मात्रा में लेने पर हानिकारक होती है, ठीक है ना। और ये गैसों को आयनित करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, इनकी भेदन क्षमता गामा किरणों की तुलना में कम होती है, ठीक हो गया। अब देखिए अगला एग्जाम में आता है ये
कि कोई दो गुण लिखिए, किनके द्वारा उत्पन्न होती हैं, इस चीज के बारे में आता है। तीसरा, तो अगली जो किरणें हैं वो हैं परावैगनी किरणें। अगला क्या आ जाएगा? परावैगनी किरणें। कौन सी किरणें? परावैगनी किरणें। अब इनकी खोज की थी सन 1801 में रिचर्ड ने। रिचर्ड लिखा होगा कहीं, कहीं रिटर लिखा होगा, ठीक है, तो दोनों ही सही हैं। रिटर या रिचर्ड ने इन किरणों की खोज की थी। कई जगह इसको ये लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, ठीक है, ऐसा भी लिखा होगा, तो वो भी ठीक है। इन्होंने इसकी खोज की थी इन किरणों की। और इन किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है, तो इन किरणों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 100 एंगस्ट्रॉम से और 400 या 390 कह सकते हैं। जैसे 100 एंगस्ट्रॉम से या तो 390 नैनोमीटर कह दो, ठीक है, और अगर एंगस्ट्रॉम कहना है तो 3900 एंगस्ट्रॉम कह दो। कुछ जगह इस रिकॉर्ड को यह दिया होगा कि 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनमें जितनी भी तरंगें आएंगी इस स्पेक्ट्रम में, तो उनकी तरंग दैर्घ्य कुछ निश्चित मान वाली नहीं होती है। इनकी तरंग दैर्घ्य एक परिसर में फैली होती है। 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 या 3900 एंगस्ट्रॉम तक की तरंगें विद्युत परावैगनी तरंगें हो सकती है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि 3900 से एक ज्यादा हो गया तो वो परावैगनी तरंग होगी, हो सकती है, ऐसे कई बार पाई जाती है। 3900 से 4000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग भी क्या हो जाती कई बार, ये परावैगनी किरणें प्राप्त होती हैं। अब देखिए इसमें ये इनकी तरंग दैर्घ्य है और आवृत्ति आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, F बराबर c/λ से निकल जाएगा। अच्छा, अब ये जो किरणें हैं इनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो इनकी उत्पत्ति का स्रोत है सूर्य, ठीक है ना। इनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है? सूर्य, और ये विद्युत विसर्जन से, ठीक है ना। ये किससे उत्पन्न होंगी? विद्युत विसर्जन से या अत्यधिक गर्म वस्तुओं से, ऊष्म वस्तुओं से। ये अत्यधिक ऊष्म वस्तुओं से या कुछ विशिष्ट लैंप जिनसे अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, उन लैंपों से या अत्यधिक ऊष्म वस्तुओं द्वारा या ये परावैगनी किरणें प्राप्त होती हैं। और सूर्य परावैगनी किरणों का एक स्रोत है, ठीक है। और आप जानते हैं, आपने नाम सुना होगा ओजोन परत। तो ओजोन परत 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक क्या है? ये परत है। तो 40 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित जो ये परत है, ओजोन परत, 40 से 50 किलोमीटर की पृथ्वी से है, पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ से, पृथ्वी के ऊपरी पृष्ठ से 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 किलोमीटर मोटाई की एक परत है। लगभग 10 किलोमीटर मोटाई की है एक परत है, जिसको हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत में ओजोन गैस होगी। तो सूर्य प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी की ओर आता है तो बीच में ओजोन परत पड़ती है। ये ओजोन परत क्या करती है? सूर्य प्रकाश में विद्यमान परावैगनी किरणों के अधिकांश मात्रा को अवशोषित कर लेती है, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि ओजोन परत से छनकर जो परावैगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं, उन परावैगनी किरणों की मारक क्षमता काफी कम हो जाती है। अगर परावैगनी किरणें मानव शरीर या जीव जंतुओं के शरीर पर ज्यादा मात्रा में पड़ गई, ज्यादा समय के लिए पड़ गई, तो ये हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है। इनके शरीर पर ज्यादा मात्रा में पड़ने से कैंसर या स्किन कैंसर रोग हो जाता है, ठीक है ना। ये जीवधारियों के लिए क्या है? घातक किरणें, अगर ये ज्यादा मात्रा में पड़ गई। तो ओजोन परत
हमारे यहाँ पर एक क्या करता है, ये बचाव का काम करती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों में से अधिकांश मात्रा को अवशोषित कर लेती है, जिससे ओजोन परत से छनने के बाद जो किरणें पृथ्वी पर आती है, ओजोन परत वाली, वो पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है, जो ओजोन परत से छनकर पहुंचती है पराबैंगनी किरणें, उन किरणों में मारक क्षमता काफी कम हो जाती है। ठीक है, परंतु क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, अत्यधिक प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, ये ओजोन परत की मोटाई काफी कम हो जा रही है। ठीक हो गया ना। तो ओजोन परत की मोटाई कम होने से क्या होगा, पराबैंगनी किरणों की ज्यादा मात्रा पृथ्वी पर आएगी, ज्यादा ऊर्जा वाली मात्रा पृथ्वी पर आएगी, जिससे कि जीवधारियों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। ठीक है, अब ये तो इसका हानिकारक प्रभाव था, इसके कुछ उपयोग भी हैं। तो देखिए उपयोग क्या है इसके, पराबैंगनी किरणों के उपयोग। तो पहला उपयोग इसका है, जैसे जासूसी में फिंगरप्रिंटों को पहचानने में, फिंगरप्रिंट की पहचान करने में, नकली डॉक्यूमेंट की पहचान करने में, नकली डॉक्यूमेंट की पहचान करने में, ठीक है, इसको जल के शोधन में, पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में क्या पहचान है कि ये पानी में पाए जाने वाले जीवाणु को खत्म कर देती है, जो हानिकारक जीवाणु। ठीक है, जल के शोधन में इन किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फूड स्टफ को संरक्षित करने में, जो भोज्य पदार्थ या अन्न है, ठीक है, जो अनाज है, उसको संरक्षित करने में, सुरक्षित रखने में, उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं तो ये कीड़ों को मार देता है ये किरणें। ठीक है ना। तो इन किरणों के द्वारा अनाजों को, दालों को हम काफी लंबे समय तक क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, उनमें कीड़े पड़ने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो फूड स्टफ को संरक्षित रखने में, ठीक हो गया, फूड स्टफ को संरक्षित रखने में, जो हमारे अनाज या दालें हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने में, तो फूड स्टफ को संरक्षित रखने में। और ऑपरेशन या चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की सफाई में। ठीक है, शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन में जिन उपकरणों का उपयोग होता है उन्हें कहते हैं सर्जिकल उपकरण। तो सर्जिकल उपकरणों की किसमें, सफाई में या धुलाई में इन किरणों का उपयोग होता है। माने सर्जिकल उपकरणों में इसका उपयोग क्या करते हैं हम, सर्जिकल उपकरणों में कई बार हानिकारक बैक्टीरिया या जीवाणु इसमें पनप जाते हैं, तो उन हानिकारक जीवाणु और बैक्टीरिया को खत्म करने में हम किसका उपयोग करते हैं, पराबैंगनी किरणों का। ठीक है, तो इनके द्वारा सर्जिकल उपकरणों की सफाई होती है। सर्जिकल उपकरणों की सफाई करके हम इनको जीवाणु या बैक्टीरिया से मुक्त रख सकते हैं। ठीक है ना, या फंगल इन्फेक्शन या आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा उनमें, उनसे हम क्या कर सकते हैं, पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके उन सर्जिकल उपकरणों को फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या अन्य वायरस इन्फेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला आता है आपका दृश्य प्रकाश। ठीक हो गया, अगला क्या आपका, दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी, दृश्य प्रकाश की खोज सबसे पहले की थी आप वैज्ञानिक न्यूटन ने।
ठीक है ना। सन 1666 में न्यूटन ने दृश्य प्रकाश की खोज की थी और इस प्रकाश में तीन जो है उन्होंने 7 प्रकार के रंगों की किरणें देखी, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग की किरणें देखी। इन किरणों की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच थी, ठीक है ना। ये जो किरणें हैं, ये किरणें आयनित गैसों या तापदीप्त वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये किससे उत्पन्न होती हैं? आयनित गैसों द्वारा या तापदीप्त वस्तुओं के द्वारा ये किरणें क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। ऐसी किरणें, ऐसी वस्तुएं जो तापमान, अत्यधिक गर्म होने पे क्या करती हैं? इन किरणों को निकालती हैं, वो भी तापदीप्त वस्तुएं। तो तापदीप्त वस्तु द्वारा ये किरणें उत्पन्न होती हैं। और जब कोई परमाणु या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप, उत्तेजित अवस्था से अपनी मूल अवस्था में लौटता है, ठीक है। जब कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में होता है तो उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में जब वो लौटता है या संक्रमण करता है, उस दौरान भी वह दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो इलेक्ट्रॉन या परमाणु कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण के दौरान, उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आने के दौरान या संक्रमण के दौरान दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है ना। और ये किरणें क्या करती हैं? ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, ठीक हो गया। और वैद्युत जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इनमें इन किरणों का उत्पादन होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज, उपयोग देखिए इसका। सभी वस्तुओं को, किसी भी वस्तु को देखने के लिए दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। आप जानते हैं किसी वस्तु को देखना है तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम? दृश्य प्रकाश का। हमारे नेत्र द्वारा जब भी किसी वस्तु को देखा जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि वहां पर क्या हो? प्रकाश हो। तो कौन सा प्रकाश हो? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में ही हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। ये इसका सबसे मुख्य उपयोग है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसके द्वारा? दृश्य प्रकाश में ही हुई है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज दृश्य प्रकाश के द्वारा ही हुई है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को ही किरणें क्या करती हैं? दृश्य प्रकाश फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करता है। ये भी उपयोग है इसका, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज में इसका उपयोग है। और वस्तुओं को देखने में इसका, इन किरणों का उपयोग होता है। बिना दृश्य प्रकाश के हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना। बाकी इसका जो बचा हुआ भाग है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।